906। सहारनपुर में 1 बजे तक 42% मतदान हो चुका है। मुरादाबाद की बात की जाए तो 35.25% मतदान हो चुका है। और कैराना में देखिए दोपहर 1 बजे तक 37% मतदान, लगभग 38%। नगीना में 1 बजे तक 38.28% मतदान हो चुका है। पीलीभीत में दोपहर 1 बजे तक 38% मतदान हो चुका है। बिजनौर में 36%। रामपुर में दोपहर 1 बजे तक 32% मतदान लगभग हो चुका है। और ये 8 सीटों का जो आंकड़ा है वो हमने आपके सामने रखा। दोपहर 1 बजे तक 36.96 यानी कि 37% तक मतदान लगभग 1 बजे तक यूपी की बात की जाए तो हो चुका है। और अलग अलग जो सीटें हैं वहां पर किस तरह से मतदान का प्रतिशत रहा है। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो सहारनपुर में प्रतिशत 42% से ज्यादा का यहां पर दिखाई दे रहा है। बाकी सीटों पर 40 से कम जो प्रतिशत है वो दिखाई दे रहा है। तो धीरे धीरे ये जो मतदान का प्रतिशत है, मतदान की जो गति है वो बढ़ेगी। और देखना दिलचस्प होगा 2019 के मुकाबले 2024 में मतदान का प्रतिशत क्या रहता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और इसका क्या असर पड़ेगा। इस पर भी तमाम जो विश्लेषण है वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इनका असर जो है वो पड़ने वाला है। लेकिन फिलहाल 1 बजे तक जो मतदान की जो प्रक्रिया है, जो प्रतिशत है, वो हमने आपको दिखाया टीवी स्क्रीन पर। देखिए अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से दोपहर 1 बजे तक जनता ने कितना मतदान किया है। और आगे आप देखिए अभी लगभग 5 घंटे का वक्त बाकी है। 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। तब तक कितना मतदान होता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। चेहरे कौन कौन से हैं, कौन कौन सी सीटें हैं, ये भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें, न सिर्फ बल्कि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 5 लोकसभा सीटें, यहां पर भी मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। ओवरऑल अगर बात की जाए देखिए पूरे भारत में 102 सीटों पर मतदान की आज प्रक्रिया है। 21 राज्यों में जो है वो 102 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव की शुरुआत और लोकसभा चुनाव का ये पहला चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई है। उत्तराखंड भी इसमें शामिल है। तो कुल देखिए 8 और 5 13 सीटों पर यूपी उत्तराखंड में मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। और जो उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है दोपहर 1 बजे तक का अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का वो हम आपको बता रहे हैं। 8 लोकसभा सीटों पर दोपहर 1 बजे तक मतदान का प्रतिशत आपकी टीवी स्क्रीन पर। और देखिए सहारनपुर में सबसे ज्यादा 42% से ज्यादा मतदान यहां पर। कैराना में दोपहर 1 बजे तक 37 लगभग 38% यहां पर कह सकते हैं। नगीना में दोपहर 1 बजे तक 38.28% मतदान। पीलीभीत में दोपहर 1 बजे तक लगभग 38.5% मतदान हुआ है। बिजनौर में बात की जाए यहां पर 36% दोपहर 1 बजे तक। रामपुर में दोपहर 1 बजे तक लगभग 33% मतदान हुआ है। तो ये 8 सीटों पर जो मतदान का प्रतिशत है दोपहर 1 बजे तक ये उसी का आंकड़ा है। और देखिए लगभग 2 बजे का वक्त अब चूंकि होने जा रहा है तो वो ये 1 घंटे में और भी ज्यादा प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा। और इसके आंकड़े जो जल्द सामने आएंगे वो भी हम आपको लगातार जैसे ही आंकड़े सामने आते हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन लगातार जो प्रतिक्रिया है जो सामने आ रही है तो देखिए लगातार हमने आपको दिखाया 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जो मतदान की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा और उसके बाद कितना प्रतिशत निकलकर सामने आता है ये देखना दिलचस्प होगा। ये देखिए आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई है। पहला चरण और चक्रव्यूह का पहला द्वार जिसको कौन से वो प्रत्याशी हैं जो कहा जाए कि ये जो चक्रव्यूह का द्वार है वो खोलते हुए नजर आएंगे। सेंट्रल विस्टा की ये तस्वीर आप देखिए। आप जिस व्यक्ति को, जिस उम्मीदवार को जिताएंगे वो यही सेंट्रल विस्टा में आपके मुद्दे उठाता हुआ नजर आएगा। पहला चरण उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई है। और जो तो पूरा मैप है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ साथ 1 बजे तक जो वोटिंग का परसेंटेज है वो भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो सहारनपुर में सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत नजर आ रहा है। पीलीभीत में 38%, कैराना में 37 लगभग 38% यहां पर भी नजर आ रहा है।
मुजफ्फरनगर में 35% मतदान। दोपहर 1 बजे तक का जो आंकड़ा है वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये पहले चरण के लिए मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और 1 बजे तक का आंकड़ा भी आपके सामने है। आगे 6 बजे तक ये मतदान की जो प्रक्रिया है वो चलने वाली है। तो ये निश्चित तौर पर मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा और उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं जो मतदान का ओवरऑल जो प्रतिशत है वो सामने आएगा और उसके बाद कहा जा सकता है कि पिछली बार से अगर तुलना की जाए तो प्रतिशत कैसा रहेगा। हालांकि उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, लेकिन लगातार जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं लोगों में दिखाई दे रहा है। नरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे एक अपडेट लेते हैं। नरेंद्र बताइए क्या अपडेट है। आपने हरेंद्र मलिक से बातचीत की। हरेंद्र मलिक लगातार आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जो देहात के इलाके हैं वहां पर ये देखा गया है कि जो निर्वाचन के नियम हैं उनका पालन पूर्णतः नहीं किया जा रहा। जहां पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं उसके आसपास के जो आबादी है वहां अच्छी खासी भीड़ और वहां पर जो बस्ते हैं अलग अलग पार्टियों के वो लगाए गए हैं, ये सब देखा जा रहा है। इसी के चलते जो बूथ कैप्चरिंग के आरोप हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं हरेंद्र मलिक के द्वारा। और ये भी देखा गया है कि किन्हीं किन्हीं बूथों पर जो ऐसे लोग भी मिले हैं जिनके पास एक जो बैलेट पर्ची होनी चाहिए थी वो पर्ची नहीं मिली है। तो ये आरोप जो है कहीं कहीं सही भी दिख रहे हैं। और इतना भी कहना है हरेंद्र मलिक का, जो पुलिस है वो पार्शियलिटी कर रही है, उनके एजेंट को उठाकर ले जा रही है। तो इन सब शिकवा शिकायतों के बीच जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से मुजफ्फरनगर में चल रहा है। जो जीत का सेहरा है वो किसके सिर बांधेगी ये जनता, ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरी प्रक्रिया के बीच जो गर्मी है वो भी सितम ढाए हुए है। इस समय जो टेम्परेचर है वो बहुत जबरदस्त है। लोग सड़कों पर निकलना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जो पोलिंग बूथ हैं वहां पर वोटरों की जो लाइनें हैं वो अब खत्म सी हो गई हैं। इक्का दुक्का लोग ही गांव देहात में देखे जा रहे हैं। शहर में भी करीब करीब यही स्थिति है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि करीब करीब 3-4 बजे के बाद जो ये औसत है, जो ये परसेंटेज है ये बढ़ेगा और वोटर अपने घर से निकल कर आएगा। जो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो टाइम है उस समय ज्यादा वोटर के आने की उम्मीद है। बहुत सारे लोग जो है तफरीह करने भी निकले हुए हैं, आप देखेंगे बच्चों के साथ, क्योंकि आज पूरा बाजार बंद है और किसी भी तरह की कोई सेवा नहीं मिल पा रही है। आप वोट डाल के आए हैं, इधर आ जाओ। तो आपने वोट डाल दिया? हाँ भाई बिल्कुल, बच्चों को साथ आप घुमाने रहे ने और क्या। तो वोट आप डाला है? बिल्कुल डाल के आए। भीड़ भाड़ है कि नहीं? बिल्कुल ढिल्ला। वजह क्या है भाई? वजह गर्मी की, कुछ गेहूं कट रहे हैं। गेहूं भी कट? हाँ, किसान बिजी? बिल्कुल। हाँ भाई, वे गेहूं काट के आओगे जब अपना पोलिंग। अच्छा, आपको वोट डालने में कोई तकलीफ तो नहीं? ना, बिल्कुल भी नहीं। मजे वालों ने कहीं? ना, कुछ भी नहीं, मजे में लगी होगी। अच्छा, 2 मिनट 2 मिनट में वोट डाल ऐसा है। हाँ, इस समय बहुत अच्छा मौका है क्योंकि वहां पर भीड़ नहीं है पोलिंग बूथों पर, इसलिए आप बड़े आसानी से अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। घर से निकलिए और सिर पर अगर चाहें तो एक टोपी रख लें, छतरी रख लें, गमछा रख लें धूप से बचाव के लिए, और पोलिंग बूथ पर जाकर आसानी से आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं वोट कास्ट करने के बाद, और ये माना जा रहा है कि शाम के 6 जब बजेंगे तब तक जो पोलिंग परसेंटेज है वो भी अच्छा खासा यहाँ मुजफ्फरनगर में दिखाई देगा। जी नरेंद्र, देखिए लेकिन ये जो एक नाराजगी की बात सामने आ रही थी, हरेंद्र मलिक जो है वो बड़ा दावा कर रहे हैं कि चुनाव है तय हो गया है, ये तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक नाराजगी की जो खबर सामने आ रही थी वो नाराजगी विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं फायदे का सौदा साबित होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जो नाराज थे वो तो वोट डालने ही नहीं गए। कई बूथों पर सन्नाटा जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल शांतनु, ये चिंता का विषय है कि जो लोग नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनके प्रत्याशी से, जो कोर वोटर हैं बीजेपी के, वो वोट डालने उतनी तादाद में नहीं निकले जितनी उम्मीद थी। तो ऐसे में चाहे वो ठाकुर चौबीसी की बात हो जो सरधना विधानसभा का हिस्सा है, खतौली की बात हो, या फिर शहर में जहां जहां राजपूत वोटर्स रहते हैं उनकी बात हो, उनका जो रेशियो है
वो पोलिंग बूथ पर बहुत कम दिखाई दे रहा है। इसका निश्चित तौर पर जो खामियाजा है वो बीजेपी के प्रत्याशी को भुगतना पड़ेगा। और ये खामियाजा नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि इस तरह का जो चेतावनी है वो पहले ही दी गई थी। ये बताया गया था कि जो राजपूत हैं वो बीजेपी को वोट नहीं करने वाले हैं, कोर वोटर हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे पास विकल्प नहीं है, लेकिन हम घर पर बैठेंगे मगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो इस तरह का जो एक माहौल यहाँ पर बना हुआ था, ये उम्मीद थी कि जब वोट डाले जाएंगे तब तक ये माहौल जो है बदल जाएगा, ठाकुर लौटकर अपनी जगह पर आ जाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बन रही है। और जो बूथ ऐसे हैं जहां जहां ठाकुरों के गांव हैं, जहां पर उनका बहुतायत में वोट होता है, वो वोट कास्ट करने भी नहीं निकले हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि चुनाव में खास करके जो लोकतंत्र को मजबूत बनाता हुआ चुनाव है, वहां पर आपकी किसी से कोई गिला शिकवा हो सकता है, शिकायत हो सकती है, लेकिन वोट कास्ट करना बेहद जरूरी है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा आप जब वोट कास्ट करने निकलेंगे। वोट आपका जहां दिल करे उसको दीजिएगा, अपने मन वोट डालना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन नरेंद्र जहां दिल करे। देखिए दावे दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन देखिए ये जो नाराजगी की बात सामने आ रही है, विडंबना ही इसको कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया गया है। हालांकि देखिए भगवान का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन बड़े गर्व के साथ जो क्षत्रिय हैं वो प्रभु श्री राम को अपना वंशज बताते हैं। वो ये कहते हैं कि भगवान राम भी क्षत्रिय थे, लेकिन बीजेपी ये दावा करती है कि देखिए 500 वर्षों में हमने प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाया है। क्या ये मुद्दा क्षत्रियों के बीच नहीं बनेगा? नाराजगी कायम रहेगी क्या? देखिए, भगवान श्री राम का जो मंदिर बनवाया गया है अयोध्या में, वो श्रेय सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को जाता है। एक कानूनी व्यवस्था है, उसके तहत आदेश हुआ और उसके बाद में मंदिर बना। और मंदिर कोई बीजेपी के नेताओं ने अपनी जेब से पैसा निकालकर उसमें नहीं लगा दिया है। वो हजारों लाखों करोड़ों ऐसे सनातनी हिंदू थे और मुसलमान थे, अलग अलग धर्मों के लोग थे जिनकी श्री राम में आस्था है। उन्होंने पैसा दान किया, उस पैसे से वहां पर मंदिर बना। तो इसका जो क्रेडिट है वो उस ढंग से नहीं लिया जा सकता कि सारी चीजों को, सारे मुद्दों के ऊपर आंखें मूंद कर और पब्लिक उनको वोट थमा दे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिन ठाकुरों की बात हो रही है, जिन राजपूतों की बात हो रही है, मंदिर अब बना है जाकर, लेकिन वो जो वोटर हैं वो तब से हैं बीजेपी के, जब से बीजेपी का जन्म हुआ और उसके बाद से वो लगातार वोटर हैं। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, वो बिना किसी शर्त के वोट देते रहे। लेकिन आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उन राजपूतों के बेटे जो सरहद की रक्षा करते थे, सरहद पर कुर्बान होते थे, उनके लिए जो टेन्योर है वो 4 साल कर दिया गया है। उनकी जिंदगी कैसे कटेगी? 4 साल के बाद अग्निवीर में जब वो भर्ती होकर लौटेंगे अपनी सेवा पूरी करके, तो फिर वो कहाँ जाएंगे, कहाँ उनको रोटी? कुछ लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करिए, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र। बिल्कुल, हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आप? अहमद है जी। अच्छा, वोट डाल के आए हैं आप? जी। अच्छा, ये बताइए कि अब की बार जो वोट आप लोगों ने डाले हैं उसमें आपके मुद्दे क्या हैं? बस जी, मैंने तो वोट उससे फूल पे डाली है। हाँ जी, और डाला है फूल। अच्छा, तो आपने किन मुद्दों पर बीजेपी को वोट दिया? अक्सर तो मैं बाहर रहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता। अच्छा, तो यहाँ के मुद्दे नहीं मालूम आपको? नहीं। लेकिन देश के मुद्दे तो आपको मालूम? नहीं, मुझे मालूम। देश से भी बाहर रहते? नहीं, देश से। अब्रॉड रहते? जी। आपका क्या नाम है? शरीफ। तो शरीफ भाई, वोट डाल के आ गए? हाँ। तो आपके लिए मुद्दे क्या है आज आपके शहर की समस्या? बेरोजगारी है, जो है भाई, काम धंधा इतना खास है नहीं, गरीब आदमी परेशान है, महंगाई ज्यादा है, मुद्दे तो यही है। और क्या हमारा? वापस आते हैं आपके पास। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है, सबसे पहले दर्शकों को सुनाते हैं। मैंने सबसे अपील की है कि सभी मतदान करें और लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और आज कोई ऐसा रहना नहीं चाहिए जो मतदान के बिना रहे। एक सशक्त भारत के लिए, एक विकसित भारत के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए, सैनिकों के मनोबल के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, मातृशक्ति की सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए, और देश के विकास के लिए, दुनिया के अंदर भारत का परचम फहरे, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बने। तो हम सब लोगों ने आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबको मतदान करना है। मैं सबसे अपील करता हूं।
बिल्कुल, तो देखिए प्रतिक्रियाएं अलग अलग सामने आ रही हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो भी हम आपको जल्द से बता देते हैं। 1 बजे तक का जो आंकड़ा है मतदान प्रतिशत का वो सामने आ चुका है और लगभग 40% तक जो मतदान है वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ेगा, जैसे जैसे वक्त बीतेगा आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। नरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, चलिए, नरेंद्र से संपर्क जो है वो टूट गया है, लेकिन प्रतिक्रियाएं चाहे वो मतदाता हो चाहे वो नेता हो, सभी की अलग अलग सामने आ रही हैं। चलिए, इसी बीच उत्तराखंड के आंकड़े आपको बताते हैं। 1 बजे तक 37% से ज्यादा मतदान हो चुका है। हरिद्वार की बात की जाए 1 बजे तक 39% मतदान, अल्मोड़ा में 1 बजे तक 32% तक मतदान हो चुका है। पौड़ी में 1 बजे तक 36% मतदान हो चुका है, तो वहीं पटिहरी में 1 बजे तक 35% मतदान हो चुका है। और नैनीताल की बात की जाए तो देखिए सबसे ज्यादा 1 बजे तक 40% तक मतदान यहां पर हो चुका है। तो ओवरऑल 37.33% मतदान उत्तराखंड में हो चुका है। और ये अलग अलग सीटों पर जो मतदान का प्रतिशत है वो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ये कहा जाए कि देखिए 37% से ज्यादा ओवरऑल उत्तराखंड में मतदान का जो प्रतिशत है वो सामने आया है। नैनीताल में सबसे ज्यादा 40.46% मतदान हो चुका है। और देखिए हरिद्वार में थोड़ा कम 39.41% मतदान यहां पर हुआ है। अल्मोड़ा में 32.6%। पौड़ी की बात की जाए तो 36.6% तक मतदान यहां पर हुआ है। टिहरी में 35.29% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा नैनीताल में 40% से ज्यादा का मतदान यहां पर प्रतिशत 1 बजे तक का ये जो आंकड़ा है वो सामने आ रहा है। तो देखिए पहले चरण का जो चुनाव और उसी को लेकर ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड की बात की जाए 1 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत है उसके आंकड़े सामने आ रहे हैं। 37.33% मतदान उत्तराखंड में। काम करना चाहिए। अक्सर हम लोग देखते हैं कि दूसरे विषयों को लेकर राजनीति में लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप भी महसूस करते होंगे इस बात को, आप तो मतदाता हो, सारी चीज देखते हो। लेकिन डॉक्टर राजकुमार जी की पहचान अलग है, क्योंकि 40 साल से 20 साल से इन्होंने इतने लोगों को टिकट दिलाए, लेकिन खुद जैसे वो 30 साल पहले थे आज भी उसी रूप में इनको देख रहा हूं। इन्होंने अपने आप को ताकत देने